प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास दिल्ली से और फिलहाल ये रहते कहीं बाहर हैं और ये विश्व के किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय से बैरिस्टर या कानून से संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक टुक बात कहना चाहता हूँ। कार्यक्रम में जो भी 100-200 लोग मुझे देख रहे होंगे, उसका कारण ये है, मैं ये क्या कहना चाहता हूँ। आप जब किसी भी तरीके से अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आपका धर्म आपको मार देता है। आपका धर्म आपको मार देता है। इसी धर्म पालन के ही क्षेत्र के अंतर्गत, धर्म पालन जो हमारा कर्तव्य है, उसके ही अंतर्गत हमारे संस्कारों का पालन करना भी है। जैसे नामकरण होता है, चूड़ाकरण होता है, सीमंतोन्नयन होता है, यज्ञोपवीत होता है, पाणी ग्रहण होता है, कर्ण छेदन होता है। ये सब संस्कार हैं। पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर के हमारे समाज में या हमारे दिमाग में आजकल जो एक ऐसी बात डाली जाती है, स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र रहो, अकेले। और जिम्मेदारी लेने से आजकल की जो नई पीढ़ी है वो कई बार कतराती है। जिम्मेदारी उठाने से कई बार कतराती है। आप वक्त पे विवाह नहीं करते, विवाह संस्कार को आगे नहीं बढ़ाते और विवाह होने के बाद संतान नहीं चाहते या नहीं करते, या किसी तरीके से अपने आप को विवाह के सूत्र में नहीं बांधना चाहते। इसका अर्थ ये है कि आप परमात्मा के उस परम सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हैं। बहुत सामान्य बात नहीं है ये। विवाह नहीं करना और विवाह वक्त पे नहीं करना, चलो विलंब से सही, पर विवाह नहीं करने का जो कई बार हमारे आजकल के जनरेशन में एक ऐसी दिमाग में बात आ गई है कि नहीं करेंगे, और जब तक करियर सेटल नहीं हो जाता है तब तक विवाह नहीं करेंगे। तो ये जो दिमाग में कहीं ना कहीं एक जो भाव बन जाता है, ये आपको निरंतर पीछे लेके जाता है भगवान। और इससे सिर्फ आपकी हानि नहीं होती है, बल्कि इससे आपसे ज़्यादा आपके धर्म की हानि होती है। हमारे सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की हानि होती है। क्योंकि आपके विवाह करने के बाद जो बच्चा आपके और आपके पत्नी के गर्भ से बाहर निकलने वाला था, वो कितना प्रतापी हो सकता था, आपने उसे धरती पे आने से रोक दिया। और अपने आधुनिक विचारों के प्रभावों से युक्त होने के कारण आप एक से बढ़ करके एक और एक से एक तर्क कुतर्क देते रहे। और विवाह एक वक्त पे आने के बाद जब आपको एहसास होता है कि नहीं, मुझे विवाह कर लेना चाहिए था, तब उस समय आप अपने सिद्धांतों को भी धो डालते हैं और धर्म पालन भी आपसे नहीं होता। इस वजह से वक्त पे ही, उचित समय रहते ही हमें पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं, उसे कर लेना चाहिए। विवाह और करियर दो अलग अलग बातें हैं। आप जब इन दोनों को एक साथ समा देते हैं तब किसी एक की उपयोगिता आपकी दृष्टि में ज़्यादा लगने लगती है और किसी एक को आप कमज़ोर या कमतर देखने लगते हैं। पर वस्तुतः संस्कार वक्त पे होता है, नौकरी आपके योग्य होने पे मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी डिग्री है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। जब तक आप उस नौकरी के योग्य नहीं होंगे तब तक आपको आपका करियर एस्टैब्लिशमेंट नहीं देगा। लेकिन वक्त आने पे विवाह तो अवश्य हो जाना चाहिए। विवाह सिर्फ 5 लोगों का नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे शास्त्र में इसके नियम बताए गए हैं। हमारा सनातन सिद्धांत बड़ा धनी है, बड़ा धनी है। समुद्र के किनारे रेत के जितने कण दिखाई देते हैं ना, यहाँ पे उतने आचार्य हुए हैं और उनसे कई गुना ज़्यादा इनमें ग्रंथ लिखे गए हैं। सनातन वैदिक सिद्धांत में 5 लोगों का विवाह नहीं होता। गिनिएगा उंगली पे। ये सभी लोगों के लिए जो विवाह के बारे में कुछ ऐसी बातें दिमाग में रखते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना है। पहला, जो पागल हो, दिवालिया हो
उसका विवाह, जो पागल मानसिक रूप से जो विक्षिप्त है उसका विवाह नहीं हो सकता, और उसे करना भी नहीं चाहिए और न उसका विवाह होने देना चाहिए। दूसरा, जो नपुंसक हो, जो संतान पैदा करने की क्षमता अपने अंदर नहीं रखता है, या तो वो ये बात जानता है, या तो वो नहीं कर सकता, या तो उसे ये बात पता है, या उसके माता पिता को ये बात पता है, उसका विवाह नहीं हो सकता, उसका विवाह करना भी नहीं चाहिए। तीसरा, जो वेश्यावृत्ति करता हो, जो कई महिलाओं के संपर्क में हो, और जो विवाह से पहले ही, पाणी ग्रहण संस्कार से पहले ही विवाह का सुख भोग लिया हो या वेश्याओं के पास जाता हो, ऐसे तीसरे पुरुष का विवाह नहीं होता या नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके तो और नहीं करना चाहिए। चौथा, जिसे चमड़ी से संबंधित कोई भयंकर बीमारी हो, कोढ़ हो, कोढ़ जिसको चमड़ी से संबंधित भयंकर बीमारी है, और मतलब वो बिल्कुल ही ऐसा है, उसका विवाह नहीं हो सकता। और पांचवा मैं भूल रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद जिसने गुरु के पत्नी के साथ संग किया है उसका विवाह नहीं करना चाहिए या उसका विवाह नहीं होना चाहिए। इन 5 लोगों का विवाह नहीं हो सकता। यह गुरु हो सकता है, या भाभी जो बड़े भाई की पत्नी है उनके साथ जिसने संबंध बनाए हैं उसका विवाह नहीं हो सकता। अप्राकृतिक या ये असंस्कारिक, ये 5 लोगों का विवाह हमारे सनातन धर्म में मना किया गया है। अगर आप में से जो भी लोग ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हों जो ऐसा कोई कहता हो कि नहीं मैं विवाह नहीं करूँगा, आप उसके सामने ये 5 बात रख सकते हैं। इनमें से अगर तुम 5 में से कोई एक हो तो तुम विवाह नहीं करोगे, अन्यथा आपको विवाह निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे हमारे सनातन सिद्धांतों की सुरक्षा होती है और इससे हमारे माता पिता के सिद्धांतों की सुरक्षा होती है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है और लग्न का मान 24 अंश पे बना हुआ है। द्वितीय भाव में 8 नंबर की राशि बनी है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, वो 9वें भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में राहु धनु राशि के बैठे हैं, वो किस तरीके का परिणाम करेंगे ये जानेंगे। चतुर्थ स्थान में शनिदेव क्या असर कर रहे हैं जातक के जीवन को, ये जानेंगे। उसके बाद शश योग बना हुआ है, शनिदेव चतुर्थ स्थान में श्रवण नक्षत्र के बैठे हैं मकर राशि में। कुंभ मीन 2 राशियां खाली हैं, जबकि मेष राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और जातक की राशि मेष है, लग्न तुला है। राशि का अर्थ है कि आपके जन्म के समय पे चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, और लग्न का अर्थ है कि आपके जन्म के समय पे तुला राशि पूरब दिशा से उदीयमान हो रही थी। अष्टम स्थान आयु और मृत्यु का होता है, इसके अधिपति 12वें भाव में नीच के हैं, जिनका नीच भंग सामान्यतया बुध ने किया है। 9वें स्थान में मिथुन राशि बनी है, जो इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह की भांति परिणाम करते हैं, और यहाँ पे मंगल और केतु बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही एक तरीके से बड़ी ही सामान्यतया विषम परिस्थितियों का निर्माण भी कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी हद तक उसको सुधारा जा सकता है। 10वें स्थान में कर्क राशि का निर्माण बनना, 11वें स्थान में स्थिर राशि सिंह राशि का निर्माण होना, और 12वें भाव में द्विस्वाभाविक राशि सूर्य बुध शुक्र और गुरु का एक साथ बैठना। ये युति यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी और सबसे ज़्यादा अच्छी है भी। इसका सिद्धांत मैंने आपको बताया था, आचार्यों ने लिखा चर स्थिर और द्विस्वभाव, ये 3 राशियों की प्रकृति होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चर प्रकृति में अगर कोई ग्रह की युति है तो उसे सामान्यतया ठीक ठाक कहेंगे, जबकि स्थिर राशि में अगर ग्रह की युति है तो उसे डंप करता हुआ या कमज़ोर कहा जाता है कि वो युति कमज़ोर है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में अगर एक से अधिक ग्रह बैठे हैं या युति में बहुत सारे ग्रह वहाँ बैठे हैं तो वो सारे के सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पे जितने भी ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं वो भाव से जरूर प्रभावित होते हैं, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को और व्यक्ति के मैत्री को कई बार कमज़ोर और कमज़ोर करने का जिम्मा उठा लेते हैं। केंद्र में 1 4 7 10 यानी कि चर प्रकृति की राशि बनी है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने वांछित और वांछित और अवांछित सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने जन्म स्थान से जब तक दूर की यात्रा नहीं करेगा तब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि तुला लग्न के लोगों में ना एक बड़ी खराब बात क्या होती है बताऊं? बता ही देता हूँ। तुला लग्न के लोगों में एक बड़ी खराब बात ये होती है कि वो निर्णय सुना करके पलटते नहीं है और चल देते हैं। फिर वो ज़रा भी ऐसा नहीं सोचते कि उनके इस बाकी आपकी सारी बात मानेंगे, आप जो कहेंगे वो सारी चीज़ें वो करेंगे, पर जब उनके दिमाग में एक बात फिट बैठ जाती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, और उसके
निर्णय जब उसके सामने से वो ऐसे प्रत्यक्षतया सामने से पलट देते हैं या कह देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर आप माथा पटक लीजिए, वो आपका निर्णय सुनने वाले नहीं हैं। और कई बार तो तुला लग्न के लोग निर्णय सुना करके चल देने का अर्थ ये होता है कि वो पलट करके ये भी नहीं देखते हैं कि मेरे निर्णय से सामने वाले को कितनी तकलीफ पहुंची है। तुला लग्न वालों में यही एक समस्या है। बाकी इन्हें बैलेंस करने की राशि कही गई है। जरा ध्यान से देखेंगे तो ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और ये संसार के समस्त सुख और संसाधन के साथ साथ समस्त सांसारिक सुखों के भोक्ता बनते हैं। ऐसे लोगों को जीवन का सर्वस्व सुख मिलता है। ऐसा कौन सा व्यवहार नहीं है जो ये नहीं जानते, ऐसी कौन सी कला है जो इनको नहीं आती है। संगीत से लेकर के वाद्य यंत्र तक और लेखन से लेकर के संभाषण करने तक, प्रेजेंटेशन से लेकर के दुनिया के सारी भाषाओं को की जानकारी रखने के साथ कोडिंग डिकोडिंग को जानना, मल्टीलैंग्वेज होना, बहुत सारे देशों के बारे में उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक और वातावरणीय प्रभावों को जानने वाला, ये सब तुला लग्न वाले होते हैं। इनको हर एक चीज़ का ज्ञान होता है और यही ज्ञान इन्हें कई बार घमंडी और अपने मन का करने वाला बना देता है। नवमांश चक्र में वृष राशि बनी है जो यहाँ के अष्टम भाव के अधिपति हैं। शुक्र चतुर्थ स्थान में नीचा विलासी हैं, शनि द्वितीय भाव में, राहु 12वें भाव में। इस युति को समझना होगा। नवमांश कुंडली में शनि वक्री हैं और राहु जो है वो 12वें भाव में है। इसका असर जातक के जीवन को और उसके विचारों को कैसे प्रभावित करेगा, ये कार्यक्रम में बन के रहिएगा, मैं आगे बताऊंगा। जबकि दशमांशा चक्र में यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। मंगल चतुर्थ स्थान में लाभेश होकर के, शनि जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह भाग्येश होकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं, जबकि राहु तटस्थ होकर के बैठ रहे हैं। राहु को ध्यान देंगे तो यहाँ मेष राशि में बैठे हैं, यहाँ धनु राशि में, और यहाँ वापस से धनु राशि में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि राहु भी कुछ अच्छा और अलग सा खेल खेल रहे हैं जो जातक के जीवन को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। और कई बार वो हाथ डाल करके आपके सारे माल को निकाल ले रहा है और आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है कि आपके विचारों को उसने कैसे प्रभावित किया है। हमारे दिमाग में जितने भी विचार बनते हैं वो सब हमारे ग्रहों के कारण बनते हैं, सारा का सारा। आप चाहे ज्योतिष को माने या ना माने, इससे ज्योतिष शास्त्र को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य को अर्घ दो ना दो, वो अपने टाइम पे है। सूर्य को अर्घ दे ना दे, सूर्य के मंत्र जपे ना जपे, उससे सूर्य को जरा भी नुकसान नहीं है, जरा इत्तू सा भी नहीं। आप सनातन को माने ना माने, आप सनातन के सिद्धांतों की उपेक्षा करें या चाहे जो करें, उससे से सनातन को नुकसान कभी नहीं हुआ है। हमारे वैदिक शास्त्रों को कभी नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान सिर्फ उस सभ्यता को हुआ है जो उस काल में पल रही होती है। नुकसान सिर्फ हमारा होता है, हमारी संततियों को होता है, हमारी पीढ़ियों को होता है। वो तो सुरक्षित है, जो अक्षुण है उसको क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना मान करके और मान करके। विचार करने की बात है। तो कई बार जब हमारे सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जब बहुत तीव्र गति से ऊंचे शिखर पे चले जाते हैं तो कई बार वो अपने ही जड़ को काटने लगते हैं अपने कुतर्क के माध्यम से। ये नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, बहुत तमाम प्रकार के उनके दिमाग में प्रश्न बनते हैं और वो कई बार किसी न किसी बाह्य प्रभाव या आधुनिकता या लेफ्ट प्रभावों से, विचारों से प्रभावित होने के कारण हो जाता है। कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक स्वीकार करने या स्वीकार करवाने के लिए कई बार हम ऐसी थोथी बातें करने लगते हैं जिनका प्रैक्टिकल जीवन से तो चलो ठीक है, पर वो विचार भविष्य भर के लिए एकत्रित एक जैसे नहीं रहते हैं। वो आज आप कुछ और कह रहे हैं, वक्त बदलने के बाद जब आपकी अवस्था बूढ़ी हो जाती है आप उसी विचार को फिर से मान लेते हैं। जैसे आज आप छोटे कपड़े पहन रहे हैं, एक वक्त के आने के बाद आप उसी पीढ़ी को कहेंगे कि देखो ये तो पूरा खराब है, पूरा अच्छा नहीं है। मतलब अवस्थागत हमारे विचार बदल जाते हैं और ये पूरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुंडलियों में जितने भी विचार बनते हैं, चाहे किसी भी विषय को लेकर के, वो हमारी दशाओं के कारण बनते हैं। हमारे ग्रह हमें मारना चाहते हैं, हमारे ग्रह हमें राजा बनाना चाहते हैं, हमारे ग्रह हमें सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। कहाँ से? विचारों के माध्यम से। हमें ग्रह मारता है विचारों से, हमें ग्रह प्रबुद्ध और शुद्ध बनाता है विचारों से। हमारे दिमाग में जितने भी थॉट क्रिएट हो रहे हैं वो निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सांस्कृतिक हैं, असांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं, अधार्मिक हैं, सैद्धांतिक हैं, असैद्धांतिक हैं। तो ये कहाँ से आता है? तो एक आपने एजुकेशन में बात पढ़ी और एक आपने पूर्व से स्वीकार किया है, आपके पूर्वजों के द्वारा आपके जो आपकी तालीम है वो दी गई है। तो वो जब
टूटने लगती है तो वो क्यों टूटने लगती है? क्योंकि आपने उसको संजो करके अपने हृदय पटल पे बनाया नहीं है, उसको संजो करके रखा, उसका जो है वो संरक्षण नहीं किया है। इस वजह से विवाह को लेकर के, संस्कार को लेकर के, धन को लेकर के और सिद्धांतों को लेकर के आपके विचारों में कई तरीके के भाव पैदा होते हैं, जिसे कुतर्क कहा जाता है। ये मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि दिमाग में इतने सारे विचार जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं और उसका कारण क्या है और वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली के पंचांग की। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के पंचांग पे, जहाँ पे जन्म होता है भाद्रपद माह में। बहुत ध्यान से जब इत्मीनान से समझेंगे तो भाद्रपद माह में जन्मे लोग बुद्धिमान, भद्र पुरुष की भांति व्यवहार करने वाले, सुंदर और ज्ञानी होते हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान यूँ स्वतः दूसरों को देख करके भी होता रहता है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के। दक्षिणायन में सूर्य, चूंकि इनकी कुंडली में देखिए कन्या राशि में है तो ये दक्षिणायन में हो जाएंगे। इस वजह से सूर्य जब दक्षिणायन में होंगे तो जितने भी शनि मंगल राहु केतु हैं, आमतौर पे ना मैं एक आपको बात बताता हूँ, दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु बलवान हो जाते हैं और उत्तरायण में शुक्र बुध गुरु चंद्रमा ये जो ग्रह हैं ये बलवान होते हैं। आप ज़रा ध्यान से जब देखेंगे तो दक्षिणायन में जिनकी कुंडली में शनि मंगल राहु केतु बलवान होते हैं ना, उनके जीवन का जो ट्रैक है वो कई बार कुछ ऐसी चीज़ों पे भी ऐसी यात्रा भी कर रहा है जो एक उत्तरायण वालों के जीवन, जैसे उत्तरायण वालों का जीवन बिल्कुल स्मूथ है, तो दक्षिणायन वाले कुछ ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जिससे उनका ट्रैक थोड़ा ऐसा उटपटांग होता रहेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि ये शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव ही होता है जो इनको कुछ अलग तरीके का रिस्क दिलाता है या कुछ अलग तरीके के कारनामे इनके जीवन में देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, नौकरी में कैसे, मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो नौकरी एक जैसी ना रहे, बड़ी दम लगाने की आवश्यकता पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जीवन में व्यक्ति के गलत निर्णय भी वो लेते हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, उसको धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उसके विचारों में कई बार एक अलग तरीके का अनूठापन या उसे नयापन आप कह सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार उनके आक्रामक रवैये से परिवार के लोगों को मानसिक कष्ट होता है। अलग बात है कि उसके परिवार के लोग उसे बता नहीं पाते। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। गुरुवार को जन्म होता है जातक का। तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति छठवें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही ग्रह, दोनों ही जो घर हैं, ये पापक भाव कहे गए हैं और यहाँ के अधिपति होकर के 12वें भाव में बैठने से व्यक्ति अपनी एनर्जी को कुछ वक्त तक ऐसी जगहों पे भी या अपने विचारों को, अपने कम्युनिकेशन को कुछ ऐसी जगहों पे भी नष्ट करता हुआ दिखेगा जो बाद में उसे समझ में आए। यहाँ पे गुरु की दृष्टि जो शनि पे है, शनि मकर राशि में बैठे हैं, तुला राशि से लग्न को देख रहे हैं। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में गुरु पे है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मंगल का प्रभाव गुरु पे है, गुरु की दृष्टि शनि पे है और मंगल की दृष्टि भी शनि पे है। मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे। तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव हुआ, यहाँ पे गुरु की नीच दृष्टि और मंगल की उच्च दृष्टि और स्वग्रही शनि बैठ गए। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति के दिमाग में जो जीवन का वास्तविक सुख है, यहाँ से जीवन का वास्तविक सुख देखा जाता है, मेंटल पीस, उसको लेकर के जरूर ही कोई भ्रम पल रहा है। चतुर्थ भाव से सभी प्रकारों का सुख देखा जाता है। यहाँ से आपका दाम्पत्य देखा जाता है, बच्चों का सुख देखा जाता है, पत्नी का सुख देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, नींद का सुख देखा जाता है, भवन का सुख देखा जाता है, मेंटल पीस का सुख देखा जाता है, भूमि का सुख देखा जाता है, विदेशों में घर का सुख देखा जाता है, घर में घर का सुख देखा जाता है। लेकिन जब वहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा और ज़रा ध्यान से देखें तो उसके ठीक पीछे राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और चूंकि उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, सारे के सारे पापक ग्रह ही देख रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति भी पापक ही होते हैं, शनि तो पहले ही पापक हैं और मंगल तो पहले ही पापक है। तो नैसर्गिक रूप से जन्म कुंडली के चौथे भाव पे जब सारे के सारे पापक ग्रह की दृष्टि जाएगी तो आसानी से अब वो व्यक्ति को ना उसके दिमाग में ऐसे विचार डालेंगे कि उसको मानसिक सुख ना मिले या वक्त पड़ने पे उसको तकलीफें हो। और ध्यान से समझना होगा, यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल बनते हैं और नीचाभिलाषी हैं।
इसका सिद्धांत कहता है मंगल नीचाभिलाषी का अर्थ क्या है, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, यात्रा इनकी नीच की राशि की तरफ हो रही है। मंगल जो है वो 9 अंश के हैं, 1-1.5 महीने मंगल एक राशि पे रहते हैं, मतलब जन्म के 1 महीने बाद ही मंगल का परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा। और जब ध्यान से देखेंगे तो मंगल जब कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे, यानी कि नीच की राशि की तरफ जब बढ़ रहा है ग्रह, तो नीच के ही भांति परिणाम करने लगता है। और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली के चतुर्थ स्थान पे सारे के सारे पापक ग्रहों का प्रभाव हो और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल नीचाभिलाषी या नीच के बैठे हों, उसके निर्णय गलत होते हैं। और उसको चाहे निर्णय आपको 2 तरीके से मिलता है, एक आपने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया है और दूसरा उस ज्ञान के साथ साथ आपको अनुभव भी है। तो यहाँ पे कई बार ज्ञान तो बहुत अच्छा हो जाता है विदेशों में रह करके, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र गुरु सारे बैठे हैं, विदेश में ज्ञान अर्जित किया व्यक्ति। लेकिन मंगल नीचाभिलाषी ये बात भी कहते हैं कि इतने ज्ञान और इतने अनुभवों के बावजूद व्यक्ति उसका इस्तेमाल अपने जीवन को सही बनाने में कितना कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ ये लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, जबकि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शास्त्रकार की ये बात है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में या जिस भी जातिका की कुंडली में मंगल अगर कमजोर हो रहे होंगे या मंगल अगर नीच के हैं या नीचाभिलाषी हो रहे होंगे, तो ऐसे लोगों के दिमाग में या ऐसे लोगों के निर्णय प्रायः गलत या कमज़ोर या कंफ्यूज करने वाले या परेशान करने वाले या भविष्य को लेकर के वो सार्थक नहीं होता या बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि जो कैपेसिटी होती है और जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो सत्य और असत्य को समझने की क्षमता है, जो आपने कह दिया उसको करने की जो क्षमता है, गलत को सही, सही को गलत करने की जो शक्ति है, वो मंगल ही देते हैं। भविष्य को समझने की शक्ति जो है वो मंगल ही देते हैं। साहस, उत्कर्ष, ऊर्जा, पराक्रम, जिद, हठ, ये मतलब गड़बड़ है। मंगल नीचाभिलाषी हैं, मतलब आपका जो बल है, आपका जो पराक्रम है, वो कहीं ऐसे जगह पे भी नष्ट हो रहा है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। और जब जन्म कुंडली के 4थे भाव से सारे के सारे पापक ग्रह का संबंध बन रहा हो, इसका अर्थ है कि दिमाग पे शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, वो आपसे मेहनत करवा रहा है। 6वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। 3रे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे हैं गुरु। और जरा ध्यान से देखिए तो मंगल और शनि, मंगल भी नीचाभिलाषी हैं, तो ये अवस्था ठीक नहीं मानी जाती है। इस हिसाब से मैं आपको बस इतनी बात कहूँगा कि चाहे जो कुछ भी निर्णय आप लेते हों, प्रोफेशनल के हिसाब से, प्रोफेशनल थॉट के अतिरिक्त एक पर्सनल फ्रंट पे जो निर्णय इस व्यक्ति का होता है वो गलत हो सकता है। मंगल मांगलिक कृत्य कराते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर होंगे उसका ना मांगलिक कृत्य में मन बड़ा कम लगता है। घर में पूजा पाठ रहेगा, वो मोबाइल में उलझा हुआ है। घर में पूजा पाठ लगा हुआ, घर से सामान, बाजार से सामान इधर उधर लाने में, पूजा पे बैठ करके एकत्रित होकर के सुनने और समझने में, या बैठे भी तो झुकने लगे, तो ये मंगल कमजोर का प्रभाव होता है। उसके मांगलिक कृत्य, और जरा ध्यान से देखें तो मांगलिक कृत्य वाले भाव में ही नीचाभिलाषी हो रहे हैं। ये मंगल जो होते हैं 9वें भाव में मांगलिक कृत्य कराते हैं, या 9वां भाव जो होता है वो व्यक्ति को मांगलिक कृत्य में लेके जाता है। उसके घर में या उसका मांगलिक कृत्य होता है, वक्त पे होता है। तो एक तरफ आपके निर्णय गलत, दूसरा ये ग्रह नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा विचार करें और आपका घर बसे, और दूसरा नवांश कुंडली में शनि और राहु, शनि वक्री हैं। पापकर्त्री का सर्वमान्य सिद्धांत जो लगभग बहुत सारे ज्योतिषियों को नहीं पता है, वो ये है कि पापकर्त्री में एक ग्रह का वक्री होना आवश्यक होता है। आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं यहाँ, इस वजह से उनका डेविएशन लग्न की तरफ हो रहा है, और राहु यहाँ बैठे हैं, ये तो सदैव वक्री होते हैं, तो मेष से बढ़ करके वो मीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शनिदेव ये वृष की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वक्री हो रहे हैं। तो एक ग्रह अगर यहाँ पे शनि वक्री नहीं होते तो यहाँ पे पापकर्त्री नहीं लगता, मतलब नवांश कुंडली के लग्न को पापकर्त्री नहीं लगता। अगर पापकर्त्री नहीं लगता तो विचार भी शुद्ध बनते और बहुत अच्छा वाला बनता। लेकिन ये पापकर्त्री है, इस वजह से कहीं ना कहीं विचारों को वैमनस्व दे रहे हैं, और उस नवमांश कुंडली को प्राण कहा गया है। नवमांश कुंडली को प्राण कुंडली कहा गया, वो चक्र है, प्राण है, प्राण चक्र है, वो यहाँ से आपको मजबूत बनाता है।
यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो शनि यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे थे और यहाँ पे शनि मिथुन राशि में बैठ गए, यहाँ 10 नंबर की राशि में और यहाँ मिथुन राशि में, मतलब अपने घर से 6 घर आगे बैठे हैं। इस वजह से ये गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ मैं जो बात कर रहा था कि यहाँ पे ये पापकर्त्री में होने के कारण नवांश कुंडली को प्राण कहा जाता है, ये इसका हरण कर रहे हैं, या उसके व्यक्तित्व का लग्न जो होता है वो आपका संपूर्ण होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण, आपका शुद्ध होना, आपका व्यवस्थित होना, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे हैं। और आप कैसे हैं तो बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि 12 में बैठे हैं। 12वां भाव टूटना होता है, वो तोड़ता है, एकत्रित बड़ा कम करता है। और व्यक्ति जब टूटता है, जब उसका सभी जगह से माया मोह भंग हो जाए, तब वो वस्तुतः उस विषय की चिंता करता है, उस परमात्मा की चिंता करता है जो बिल्कुल ही एकत्रित है। मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आप टूटें, तब जाकर के आपको भगवान की प्राप्ति हो। कुंडली क्या कहना चाहती है इसको समझना होगा। लग्नेश का 12वें भाव में जाना ये कहता है, मंगल का नीचा विलासी होना ये कहता है, चतुर्थ स्थान पे पापक ग्रहों का प्रभाव होना ये कहता है कि 75% तक आप गलती करेंगे और बाद में पश्चाताप करेंगे। 75% तक आपका घर बसने में, आपके माता पिता, आपके संबंधियों के साथ आपके रहने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखें तो मंगल का संबंध शनि से है और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठे हैं। यहाँ पे चतुर्थ स्थान में, 9वें स्थान में जो मंगल केतु बैठेंगे वो आसानी से पति और पत्नी को एकत्रित होने ही नहीं देते हैं। पसंद ही नहीं आए, कोई मन के मुताबिक मिले ही नहीं। नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। तो ये इस तरीके से मनोभाव हैं वो क्यों बनते हैं? वो ऐसे इसीलिए बनते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग होते हैं, इस वजह से करियर इस कुंडली का 100% बहुत अच्छा है, उसमें जरा भी संदेह नहीं है। कृतिका नक्षत्र वस्तुतः ये सूर्य का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता अग्नि देवता हैं। ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए, और अगर हो सके तो कपास की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, मानसिक रूप से जितनी भी विकलता होती है, जो नींद कमज़ोर है, जो मन शांत नहीं है, जो अव्यवस्था फैली है, किस कारण से घर से दूर जाना पड़ा, ऐसी कौन सी बात थी जो आपको यहाँ नहीं मिल रही। सवाल ये भी उठता है कि अगर 2 बातें बनती हैं, एक व्यक्ति जिसको घर पे ही रह करके सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं और एक व्यक्ति जिसको उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए लाख किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कोस 100, 200, 1000, 500, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, अच्छा कौन है? जो घर के पास। तो अब आज के ज़माने में ये पाश्चात्य देशों की चाल है कि वो आपको आपके देश से उठा करके अपनी देश में बुलाते हैं और ये फिर आपके दिमाग में ये भ्रामक जाल फैलाते हैं कि भारत के लोग या आपके लोग आपको विकसित समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पूर्वज घी खाते थे पर हमारे दिमाग में रिफाइन को अच्छा बना दिया गया। आज समस्त बीमारियों की जड़ रिफाइन है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा क्यों है? ये खेल किसने खेला था? तो ठीक उसी तरीके से ये खेल किसने खेला था कि आपकी जो मनोवांछित फल हैं वो यहाँ प्राप्त नहीं हो सकते, उसको पूरी करने के लिए आपको दूर ही जाना पड़ेगा। ये भी बात है। तो कहने का अर्थ है कि एक समय पे हम इसे तार्किकता के चाबी पे और ताले पे कस करके अपने आप को प्रूफ कर देते हैं या लोगों की दृष्टि में प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, व्यक्ति विदेश गया है। पर उस व्यक्ति से जब तुलना करेंगे जो घर पे ही रह करके समस्त सुखों का भोग भोग रहा है, तो कौन ज़्यादा अच्छा और कौन ज़्यादा कमज़ोर। इस सिद्धांत के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्यों जाना पड़ा किसी भी व्यक्ति को। ये इस कुंडली के बारे में तो मैं बात कर ही रहा हूँ, पर आप किसी भी जातक की कुंडली को देख करके ये कैसे जानेंगे कि उसको जो उसका सुख है वो उसके घर पे ना मिल करके उसके घर से दूर जा करके मिलेगी। मतलब यात्रा तो करनी पड़ी, यात्रा की कठिनाई तो उसे मिली, वीज़ा अप्लाई करने में परेशानी बनी, पैसे तो लगे और ऊर्जा तो लगी, ऊपर से इमोशनली जो कनेक्शन टूटा और माता पिता से दूरी बनी, मातृभूमि से जो दूरी बनी, ये सब जो नुकसान हुआ जो आपको दिखाई नहीं देता, ये क्यों हुआ? तो ये कुंडली में इसलिए हुआ क्योंकि जन्म कुंडली के बहुत सारे ग्रह आपकी कुंडली के विदेश भाव में बैठे थे। आपका लग्नेश ही 12 बैठा था।
अब दो बातें होती हैं जब आप कुंडली को बहुत गंभीरता से समझते हैं। तो एक बात ये कि ग्रह आपके ऐसे बैठे हैं, वो ये करवाएंगे। और जब आप उस विषय को समझ लेते हैं तो अपने जीवन में एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि नहीं, मेरी कुंडली में इस तरीके के कमज़ोर पक्षों का होना मौजूद है। मैं आपको अपने आप को इतना मजबूत बना लूं कि वो कमज़ोरी मुझ पे हावी ना हो। लग्नेश आपको बाहर लेके जा रहे थे, जन्म कुंडली में लाभ बाहर से ही था। राहु भी प्रभाव में कहीं ना कहीं उसके थे, क्योंकि उस भाव से चतुर्थ राहु बैठे थे। इस भाव के दशम स्थान में मंगल और केतु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएशन पैदा करते हैं। और बुध भी 12 में थे। व्यक्ति की बुद्धि बाहर चलेगी, घर पे आएगा तो उसको मन ही ना लगे, घर पे आए तो उसको रहना ही नहीं है, घर पे आए तो यहाँ का वातावरण उसे सूट ही ना करे। तो ये तमाम जो बातें बनती हैं वो कौन बना रहा है? कुंडली के बैठे ग्रह। और वो ये भी कहीं ना कहीं इशारा करना चाहते हैं कि देखो, मेरे कारण तुमको अपना घर त्यागना पड़ सकता है। कुछ ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार करो कि तुमको अपने घर से दूर जाना ना पड़े। पर हम ये काम करते नहीं हैं, चुपचाप चले जाते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं कि हमारी कुंडली के ग्रह ही सारे 12 में बैठे हैं। बात है कि नहीं है? ग्रह आपको आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर फल देता है। उसने आपको दूर बिठाने का एक स्वांग रच दिया। आपको वो ये भी बताना चाहते थे वो ग्रह कि देखो, अगर कृत्य अच्छा रहा, बुद्धिमानी से निर्णय लिए गए, तो वो सारी चीज़ें आपको आपके घर पे भी मिल सकती हैं। बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। पर हम ये बात जानते नहीं, ये चीज़ सोचते नहीं और चुपचाप निकल जाते हैं। ये विचार कहाँ से आता है? क्योंकि ग्रह आपके दिमाग को इतना पकड़ लेते हैं कि आपके दिमाग में जितने भी विचार बनते हैं वो जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही होता है। शनि के काल को धर्म का काल कहते हैं, लेकिन शनि को काल पुरुष का दुख कहा गया है। धर्म और दुख दोनों एक जैसे होते नहीं हैं। जहाँ धर्म है वहाँ दुख होता ही नहीं है। पर दोनों का विचार एक ही ग्रह से क्यों किया गया? इसके पीछे का सिद्धांत है कि एक तरफ शनि आपको ये कहते हैं, धर्म करोगे तो दुख नहीं दूंगा, अगर अधर्म करोगे तो दुख दूंगा। क्योंकि मैं दुख भी देता हूं और धर्म भी करवाता हूं या धर्म का भी पालन करवाता हूं। शनि जिसकी कुंडली में, उदाहरण दे रहा हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान होकर बैठेंगे, उस व्यक्ति का कर्तव्य पथ बड़ा उज्जवल और मजबूती से वो अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि कमजोर होकर बैठेंगे, वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला नहीं होता। मतलब इसका अर्थ है कि कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसको दुख होगा। तो ये विचार जो बनते हैं वो हमारे विचारों के रूप में, क्या कहा शास्त्र में, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमात्। त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की जहां काल गणना होती है, ऐसा ज्योतिष जैसा विषय जो आपको आपके विचारों को प्रभावित करता है। और उसकी ही जब स्थिति बढ़ती जाती है, जब वो विचार एक समय पे यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, रत्न होते हैं, महायंत्र बनते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रणाली बन जाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारा ध्यान विदेश की तरफ क्यों था? हम चाहते तो यहाँ भी रह जाते, क्योंकि यहाँ पे शनि स्वग्रही बैठे थे। मैं इस वजह से आपका ध्यान यहाँ ले आना चाहता था कि यहाँ पे ग्रह बैठा है। आपकी कुंडली में इतनी सामर्थ्य निश्चित रूप से थी कि आप यहाँ रह करके भी सारे काम कर सकते हैं। पर दरअसल सारे के सारे ग्रह 12 में बैठे थे, इस वजह से आपका ध्यान वहाँ गया। या फिर कई बार आपने यहाँ के लिए कोशिश कम की, बाहर के लिए कोशिश ज़्यादा की, और शायद इसी वजह से हमारा दिमाग भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि नहीं, मैं विदेश के लिए ही बना हूँ। और दरअसल यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब हमें मांगलिक कृत्य के बारे में, अपने करियर के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बहुत फुल फोकस के साथ समझने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ के बात करता हूँ। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण कई बार व्यक्ति थोड़ा जिद्दी या हठी होता है, या बड़ों का आदर खूब करेगा, खूब बढ़िया आदमी है जिसमें जरा भी कोई कमजोरी नहीं है, पर जिस बात की बात उसके दिमाग में बैठ जाती है उसको उतारना उसके गुरु के भी बस के बाहर है। मतलब हमें थोड़ा अपने आप को ऐसा समझाने वाला बना देना है कि मैं दूसरों की बात भी समझता हूं, और हमारे जीवन में दूसरों के भी निर्णयों की जगह है, उनके भी स्थान बने हुए हैं, जिस पे हम आसानी से अपने आप को समझा और उस टेबल पे ले जा कर के अपने आप को वहाँ पे भी उसकी बात को स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं और जन्म कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे आपका ध्यान लेके आते हैं। जब से सबसे पहले मैं ध्यान लेके आऊँगा दशमांसा चक्र पे, यहाँ के मतलब व्यक्ति का करियर ग्रोथ कैसा है। तो लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं।
लग्न के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं और बहुत अच्छी जो है वो उनको विकसित स्थिति मिल रही है, क्योंकि यहाँ दो उनके अच्छे नैतिकीय तत्वों से जिम्मेदार बनाने वाले दो ग्रह गुरु और सूर्य बैठे हैं। अष्टम भाव का अधिपति अष्टम में ही बैठा है, चंद्रमा और शनि, उन पे गुरु का प्रभाव है। गुरु यहाँ वृष राशि में बैठे थे और मकर राशि को देख रहे थे, कन्या राशि में बैठ करके मकर राशि को देख रहे थे। यहाँ वृष राशि में बैठे हैं और मकर राशि में बैठे शनि को देख रहे हैं। यहाँ जो शनि हैं वो जरा ध्यान से देखिए तो मिथुन राशि में बैठे हैं, यहाँ अपनी राशि में, यहाँ मित्र की राशि में, यहाँ अपनी राशि में। इसका अर्थ होगा क्या कि इस कुंडली के लिए और इस कुंडली के लिए और इस कुंडली के लिए जो शनि योग कारक या अच्छे ग्रह बनते हैं वो इनकी कुंडली में मजबूत है। शनि जब बलवान होंगे तो व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध बड़ा अच्छा कराएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। दूसरा कि वो कई बार इमोशन जो आता है वो गुरु चंद्रमा शुक्र बुध से आता है, लेकिन जो क्रुएल्टी आती है वो शनि से आती है, मंगल से आती है, राहु और केतु से आती है। एक ऐसा ग्रह जो कई बार आपको सिर्फ एक पक्षीय विचार रखने के लिए विवश कर रहा है वो आपकी कुंडली का बलवान ग्रह है। सिद्धांत में आचार्य वराहमिहिर ने लिखा कि शनि जो होते हैं वो काल पुरुष के चूंकि दुख होते हैं, इनका बलवान होना जातक के लिए कई बार अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें शनि दे जाते हैं जिनको जातक की आवश्यकता नहीं होती पर वो दे रहे हैं, और उसे जातक कई बार समझ नहीं पाता है कि शनिदेव जो उन्हें दे रहे हैं वो कई बार उसे लॉन्ग लाइफ के लिए नुकसान भी दे रहा है। तो कई बार वो विचारों पे प्रभावित करते हैं, विचारों को प्रभावित करते हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जोड़ देते हैं, जैसे विलंब दे देना, और कई बार व्यक्ति सामने वाले को समझे नहीं, वहाँ पे नुकसान हो रहा है। उसके बाद मानसिक शांति या मन अशांत ही रह रहा है, उसमें जो एक स्थिरता होनी चाहिए विचारों में, जो शुद्धता होनी चाहिए, जो बौद्धत्व होना चाहिए, उसकी कमज़ोरी हो रही है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल के हिसाब से देखते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे शनिदेव का प्रभाव जातक के लिए बहुत अच्छा है। मतलब शनिदेव एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि प्रोफेशनल करियर बहुत स्ट्रेंथ, लेकिन जो पर्सनल फ्रंट पे जातक की स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर या ढूली ढूली सी दिखाई दे रही है। मैं यही तो बात कब से कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विदेश जाता है, तमाम प्रकार के सिद्धांतों से समझौता करता है, जन्मभूमि से दूर जाता है, माता पिता से दूर जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, पर वास्तविक सुख उससे भी तो वो दूर जा रहा है। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि थे, मंगल का प्रभाव था, गुरु की नीची दृष्टि थी, और वो करियर के हिसाब से अगर सिर्फ हम करियर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पे लग्नेश 12 में जो विदेश लेके जाते हैं, और यहाँ पे अष्टमे षष्टम में जो विदेश में ही सेटल करा देते हैं। यहाँ पे चतुर्थ स्थान में मंगल, मतलब व्यक्ति की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे खराब ग्रह होते हैं और यही आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मतलब ये कि व्यक्ति अपने करियर को संतुष्ट करने के लिए कभी भी घर का सहारा लेगा तो उसको वहाँ से मानसिक अशांति मिलेगी। उसको करियर में सुख बाहर ही है, घर पे नहीं है। वक्त बीतने के बाद व्यक्ति को घर निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः जो शांति है वो आपके घर पे है। शनिदेव न्याय कर रहे हैं। ये आपका प्रोफेशनल करियर है जो ये बता रहा है कि घर से दूर जाइए, तब आप इस्टेब्लिश होंगे और तब आपकी स्थिरता बहुत मजबूती से दिखेगी। लेकिन मानसिक शांति एक वक्त पे आने के बाद जब आप थक जाते हैं तब आपको अपने घर पे आना होगा। और नौमांस चक्र में आप विचार करके देखिए तो यहाँ पे स्थिर राशि का निर्माण हो रहा है। विवाह में स्थिरता है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है और घबराहट भी नहीं है। विवाह का नेचर भी खराब नहीं है, क्योंकि क्यों विचार बन रहा है कि ना करूं या ऐसा करूं या ऐसा करूं, या पसंद ना बने या देर से हो, क्योंकि द्वितीय भाव विचारों के बनने का होता है, थॉट क्रिएशन का होता है। द्वितीय भाव के स्वामी नीचाभिलाषी हैं, आसानी से किसी को पसंद ही ना आए व्यक्ति, या आसानी से किसी को पसंद ही ना करे। या द्वितीय भाव जो होता है विवाह के लिए संबंध आने का होता है, उस भाव का अधिपति नीच का बैठा है। और जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे शनि वक्री हैं, इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य के साथ बैठा है। तो कहीं ना कहीं एक अग्नि तत्व या
वायु तत्व जल रहा है जो उसको जला रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय भाव पे शनि, राहु, केतु, मंगल सबका प्रभाव आ रहा है। शनि बैठे हैं, केतु देख रहे हैं, मंगल भी देख लिए। तो द्वितीय भाव जो होता है वो विवाह के लिए संबंध बनने का होता है, वहाँ से रिश्ते आते हैं। और जब द्वितीय भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबके प्रभाव पड़ जाएंगे तो व्यक्ति आसानी से उसका विवाह सेट ही नहीं होगा, या वो विवाह के लिए तैयार ही नहीं होगा। हमें इसी चीज़ को तो तोड़ना है और इसी चीज़ को तो समझना है कि हमारे दिमाग में जो खेल चल रहा है, जो पॉल्यूशन जमाया जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो खेल, वो तीर चला कौन रहा है? तो ये हमारे ग्रह चला रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि खेल कुछ और चला रहा है, कोई और है, हम पाश्चात्य प्रभावों में हैं, या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित होता हुआ समझ रहे हैं, या अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हम खूब आगे बढ़ रहे हैं। पर इस बीच में से जो चीज़ आपके जीवन से गायब हो रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? बस इतनी सी बात मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा कि हमारे दिमाग में विवाह को लेकर के, हमारे संस्कारों को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारे पूर्वजों के परंपराओं के पालन को लेकर के जो विचार बन रहे हैं, उस पे हमें फिर से एक बार विचार करने की आवश्यकता है। और जब कभी भी आप उसकी तुलना अपने प्रोफेशनल करियर से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रोफेशन आपको पहले दिखाई देगा और पर्सनल फ्रंट पे आप कमज़ोर महसूस करेंगे, या फिर आपको पर्सनल अपीयरेंस कमज़ोर दिखाई दे। वो बने ही नहीं, आप उसका थॉट ही बहुत मजबूती से नहीं बना पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, वास्तविक सफलता यही है कि मैं बाहर हूँ, बहुत अच्छी डिग्री पे हूँ, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा हूँ, पर इस बीच में से जो गायब हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। और वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि विचारों को जिसने जकड़ रखा है वो पापक ग्रहों ने जकड़ रखा है। मैंने जैसे कहा, द्वितीय भाव नमांश कुंडली का शनि, मंगल, राहु, केतु का सारा एक साथ जब एक ही जगह पे सारी मिसाइल छोड़ी जाएगी तो वहाँ पे तो बंजर भूमि हो ही जाएगी ना लगभग, वहाँ से तो कुछ उपजेगा ही नहीं। तो जहाँ पे सारे के सारे पापक ग्रह ही घूम रहे हों, सारे के सारे पापक ग्रह ही प्रभावित कर रहे हों, वहाँ दिमाग में कुछ अच्छी बातें कहाँ से बन पाएंगी? क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये कुछ और नहीं होते। सूर्य जो होते हैं वो भगवान राम होते हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल नृसिंहावतार है भगवान का, बुद्ध भगवान के बौद्धावतार हैं, देवगुरु बृहस्पति वामन अवतार है, शुक्र परशुराम अवतार, शनि कश्यप अवतार, राहु वाराह अवतार और केतु मीनावतार। ये सब अवतार हैं भगवान के। इनको बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो एक वक्त पे जाने के बाद जब मिसाइल छूट जाए, वक्त बीत जाए, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं। क्योंकि आज आप जिनको जीवित देख रहे हैं 10 साल बाद वो नहीं दिखेंगे। फिर आपके पास एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपके पास बैठे और आपको ठंडा ठंडा जल पिला दे, पर वो व्यक्ति कोई रहेगा नहीं। मेरे पास एक कोरोना काल में कुंडली आई थी उड़ीसा से, इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैंने विवाह नहीं किया है। आपको बताऊं 200%, मेरी बात आप विश्वास करिए, लिटरली वो व्यक्ति रो रहा था फ़ोन पर। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैंने अपने छोटे भाइयों की शादी करा दी, अपने जो थे भाई बहन सब की शादी करा दी, सब अपने अपने जीवन में मस्त हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, करोड़ों के बंगले में रहते हैं, पर मैंने विवाह नहीं किया। मुझे लगता था कि मुझे इतना सारा मेरा परिवार है, ये सब मेरी देखभाल करेंगे। कोरोना काल की हालत ऐसी कि कोई मेरे घर में रोटी बनाने वाला नहीं है और मैं भोजन के लिए मर रहा हूँ। स्थिति ऐसी है। रो रहा था वो, उड़ीसा की कुंडली थी। ऐसा एक मेरे पास ऐसी कुंडली आई थी, उदाहरण ही दे रहा हूँ, सच्ची बात है, कार्यक्रम के ही माध्यम से। विश्व की सबसे बड़ी कैंसर रिसर्च संस्थान में वो महिला काम करती थी, भारत की ही थी। 52 वर्ष की अवस्था के बाद वो किसी द्विभाषीय के संपर्क से मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा पंडित जी मैंने विवाह नहीं किया, करियर को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कहा अब कौन सा करियर? अब वो भी रो रही थी कि पंडित जी मेरा विवाह अब तो नहीं हो सकता ना। मैंने कहा अब तो अवस्था भी नहीं बची है। अब हमारे भारत में ऐसे ऐसी घटनाएं, अभी 1964-65 के कुंडली मैंने 3 दिन पहले देखी, 3 से 5 दिन पहले कुंडली देखी, वहां वो व्यक्ति तीसरे विवाह के बारे में विचार कर रहा है, तीसरे विवाह के बारे में विचार कर रहा है। अभी कल शाम की कुंडली में बताता हूं, कल शाम मध्य प्रदेश की कुंडली में देख रहा था, 1961 या 62 या 64 ऐसे ही उनकी आयु थी, 2 बेटे हैं, पत्नी 1984 की, और अभी तीसरी संतति के बारे में विचार कर रहे हैं। ये सब होता है यहाँ। कनाडा की कुंडली मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी, वहां पे पति और पत्नी 40 साल पहले प्रेम विवाह करते हैं। बिटिया किसी ऐसे धर्म से विवाह करना चाहती है जहां से सारे आतंकवादी आते हैं। पिता ने मना किया, नहीं तुम उस धर्म से विवाह मत करो, किसी दूसरे से कर लो, पर उससे मत करो।
बिटिया ने ऐसा रोड़ा डाला है कि पति और पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति आ गई है। पति कनाडा में और बिटिया और पत्नी भारत में रह रहे हैं। ये सारी स्थितियां होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जो गड़बड़ है। तो ये कौन कराता है? आपकी दृष्टि जहां नहीं जाती है वहां ग्रह सेंध मार के बैठा है। आपके दिमाग के विचार जो बन रहे हैं, आपको लगता है कि आप बड़े उत्कृष्ट ऊंचे लेवल से बैठ करके सारी कुर्सी से देख रहे हैं, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना। सब 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 पहले से प्री प्लान्ड है, सब पहले से लिखित है। इस वजह से हम उसके साथ तारतम्य बना करके, और जो धर्म को स्वीकार हो, जो हमारी परंपराओं का आगे बढ़ाने में विश्वास हो, जिससे हमारी परंपरा आगे बढ़े, जिससे हमारा धर्म सुरक्षित हो, हमें वही काम करना चाहिए। विवाह के लिए कन्या राशि कन्या लग्न, मेष राशि मेष लग्न, तुला राशि तुला लग्न और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से विवाह हो, उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त विवाह की दिशा अपने जन्मस्थान दिल्ली से उत्तर और पूर्व की तरफ हो, और विवाह का वक्त 2026 के अप्रैल से आ रहा है। अभी राहु की दशा चल रही है। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम। ये सारे मतलब विषय को शून्य कर देता है। जीवन और मृत्यु में कुछ भी दिखाई नहीं देता, और सारे तर्क कुतर्क में बदल देते हैं। सारी अच्छाइयाँ बुराई में दिखाई देने लगती हैं। जो अच्छा दिख रहा है आपको, हो सकता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो आपके माता और पिता को अच्छा दिख रहा है, वो आपके लिए, आपके दृष्टि में उससे बुरा कुछ है नहीं। ये खेल कौन? सब खेल खेलावत राम गोसाई। इस वजह से भगवान इस बात को समझना होगा। और दूसरा, किसी बाह्य प्रभाव से प्रभावित होकर के कोई भी निर्णय लेना आपको भारी पड़ सकता है। मैंने हर एक क्षेत्र के लिए कहा है, आपके मंगल नीचा विलासी हैं और जन्म कुंडली के चौथे भाव पे सारे के सारे पाप ग्रह का प्रभाव है। इस कारण से हमें हमारे विचारों को वापस तौलने की आवश्यकता है, और फिर से बैठ करके निश्चित रूप से अपने माता और पिता की बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। बाकी करियर के हिसाब से तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। शुक्र का, शनि का दशम स्थान में बैठना, दशमेश का 12वें बैठना। करियर जब तक आप सेटल करना चाहते हैं, जब तक आप अपने इस शरीर से अपनी ऊर्जा का निचोड़ करके धन कमाना चाहते हैं, आप बाहर रहिए। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि अब मुझे शांति की आवश्यकता है, आप चुपचाप अपने घर आ जाइए। राहु के बाद गुरु आएंगे। गुरु की दशा तक आप घर से बाहर रहें। शनि की दशा आते ही विदेशी लोग आपको अरबों की संपत्ति क्यों न दे दे, वापस आ जाइएगा, मत रहिएगा, क्योंकि यहां पे मोक्ष है। शनि मोक्ष के कारक हैं। गुरु 12 में बैठे हैं। राहु और केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के 9वें भाव से है, आपको धर्म करवा देंगे। शनि के काल को धर्म का काल कहते हैं। हमें राहु की दशा और गुरु की दशा में अपना प्रोफेशनल करियर आगे बढ़ाना है, उसमें ग्रोथ देनी है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी परंपराएं, हमारा धर्म हमसे छूटना नहीं चाहिए। उन सबको पकड़ के रखना है। हमें विवाह भी करना है, हमें संतान भी पैदा करनी है, हमें अपने धर्म की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि विवाह से धर्म की सुरक्षा होती है। और दूसरा कि शनि की दशा जैसे आएगी तब हमें एकांत दिखेगा। अभी एकांत नहीं दिख रहा है। जो लोग आपके पास भीड़ भाड़ लगा करके, जमावड़ा लगा के बैठे हैं, ये सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और जैसे शनि की दशा आएगी, आप अकेले एकांत हो जाएंगे, फिर आपको रोना आएगा। यही ज्योतिष देखता है। जो भविष्य देखता है वही ज्योतिष है। मैंने कहा ना, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की गणना यहाँ होती है। मनवंतरों की गणना होती है। यहाँ भगवान प्रकट होते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान जागते हैं, भगवान करवट बदलते हैं, सब कुछ यहाँ होता है। भगवान के श्वास हैं ये, वेद के श्वास, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये भगवान के श्वास प्रश्वास है। यहाँ से भगवान अजपा जप करते हैं। शिव जी अजपा जप के माध्यम से भगवान के नामों का स्मरण करते हैं। वेद कब प्रकाशित होंगे, कब उनको धरती पे उतारा जाएगा, वेदों में किन की गण कैसे क्या होगी, ज्योतिष के बारे में क्या कहा गया, ग्रह नक्षत्रों के बारे में किन की बातें की गई, ये सब यहाँ पे समाहित है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी बात है। इस वजह से इस पर विश्वास की आवश्यकता है। इतनी सारी बात खत्म करके नक्षत्र के हिसाब से अगर मैं बता दूं, कृतिका नक्षत्र में दान करना चाहिए। मंगल, शनि और राहु की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाकी आपका व्यय बहुत संतुलित है। आपका व्यक्तित्व और भी ज़्यादा दूसरों को सुनने वाला होना चाहिए। अपनी वाणी को और भी ज़्यादा सॉफ्ट और शांत बनाने की आवश्यकता है। मेहनत और भी ज़्यादा की जा सकती है। प्रोफेशनल करियर के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन पे हम और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तीसरे भाव में राहु व्यक्ति को सिंह और हाथी दोनों के समान पराक्रमी और बल दे देते हैं।
उसी के स्थान पे चौथे स्थान पे व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त इतना शांत है और इतना ज़्यादा वो मजबूत है, स्थिर है, शनि की तरह गंभीर है कि उसमें जरा भी सेंध कोई लगा नहीं सकता। इस वजह से भी कई बार आपको कोई समझाने से बाज आ जाता है या थक जाता है, क्योंकि आप इतने मजबूती से अपने आप को बिठा चुके हैं, दिमाग में ठूंस चुके हैं वो बात कि उसका निकालना किसी भी व्यक्ति के बस के बाहर है। मतलब हमें यहाँ पे विचार करने की आवश्यकता, हम दूसरों को भी सुनेंगे, उसको भी जगह देंगे और उसकी भी बातों को अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे। वो जीवन कैसा जो सिर्फ अपने लिए हो, सिर्फ अपने उसमें दूसरों का विचारों का भी समावेश होना चाहिए, उसमें दूसरों को भी आने दीजिए। एक ही तरीके का भोजन आप कब तक करते रहेंगे? मतलब हमें दूसरों के विचारों का भी स्वागत करना होगा, उसको भी स्पेस देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिजिड माइंडसेट के हो गए हैं शनि के कारण। उसके बाद विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रमोशन, क्रिएटिविटी और प्रेम माता पिता का, ये बहुत अच्छा है। पर ये आपको मिल रहा है, माता पिता का प्रेम आपको मिल रहा, आप भी दे रहे हैं, पर इसमें निरंतरता कितनी है और वो कितना आगे तक रहेगा, आपके बाद कितना रहेगा, आपकी संतति का प्रेम आपके माता पिता को कितना मिलने वाला है, वो स्नेह कितना मिलने वाला है, कहीं वो ब्रेक तो नहीं होने वाला है। क्योंकि पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही तो हैं, लेकिन गुरु, मंगल, राहु और केतु के प्रभाव में भी हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि आपके माता पिता को आपका प्रेम तो मिल गया पर आपके बच्चे का प्रेम आपके माता पिता को न मिले, इसका भी ध्यान रखना होगा। नौकरी और व्यापार में, व्यापार से ज़्यादा अच्छी इस कुंडली के लिए अगर स्वतंत्र कारोबार करना हो, कोई फर्म स्थापित करनी हो, 100% कर सकते हैं। कानून से संबंधित काम आपकी कुंडली के लिए 2000% बहुत अच्छा है। गुरु शनि का संबंध यहाँ भी है और कहीं ना कहीं शनि का संबंध द्वितीय भाव से, केतु का संबंध छठवें भाव से बन रहा है। केतु शनि का प्रभाव यहाँ भी है, यहाँ भी गुरु और शनि का संबंध बन रहा है, शनि की दृष्टि गुरु पे है। तो कानून और कंसल्टेंसी, किसी दूसरे को समस्या से बाहर निकालना, कानून का विशेषज्ञ होना और बहुत सारे ग्रंथों को अपने दिमाग में ठूंस ठूंस करके रखना और उसका इम्प्लीमेंट करना किसी दूसरे के बल पे, किसी दूसरे के लिए और उसके बल पे धन कमाना, ये सब इस कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से लागू हो रहा है। कानून के लिए शनि और गुरु का संबंध होना बहुत आवश्यक होता है। इस कुंडली के लिए गुरु और शनि का संबंध यहाँ भी है और कर्म क्षेत्र की कुंडली में भी शनि और गुरु का संबंध है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे है, शनि की दृष्टि यहाँ पे है, मतलब उस क्षेत्र से आपको सुख मिल सकता है। उसके बाद इस कुंडली में रिसर्च और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, कंसंट्रेशन पे और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अपने पेट का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए। इसके साथ साथ पैरों में और सुपलियों में दर्द हो और कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण भी व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, ये भी एक समस्या हो सकती है। उसके बाद इस कुंडली का भाग्य बहुत सुरक्षित है, करियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कुंडली का दशम भाव बहुत ज़्यादा बेहतर बना है। यहाँ पे भी दशम भाव के अधिपति अपने भाव से 10 घर आगे बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। दशम भाव के अधिपति का साहस मंगल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस भाव का अधिपति जहाँ बैठा है इसके तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं जो इसका साहस बढ़ा रहे हैं। इसका दशम भाव भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, इस वजह से करियर का सुख बहुत अच्छा बनेगा और वो ब्राइट है। उसके बाद ये कुंडली प्राप्त बहुत अच्छा कर लेगी। प्रेम कमज़ोर ना पड़े, इसका ध्यान देना होगा। नक्षत्र में मैंने कृतिका में दान करने को कहा है। उत्तरा फाल्गुनी, मृगशीरा, श्रवण, भरणी, उत्तरा भाद्रपद, ये सारे नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे बने हुए हैं। एक लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और अगर हो सके तो नित्य किसी मंदिर का दर्शन करें या अपने घर में बजरंग बली की तस्वीर लगाएं और थोड़ी उनकी पूजा करें। इसके साथ साथ बच्चे के लिए राहु की शांति आवश्यक रूप से करा लेनी चाहिए, क्योंकि यही विचारों को मारने का काम करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।